press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अब तो शायद पढ़ते पढ़ते थक भी जाते होंगे, तो 1 या 2 घंटे की आप कभी कभी सिनेमा भी देखते होंगे, है ना। मूवी देखकर अपने माइंड फ्रेश भी करते होंगे। तो मैं आज आपको वसंत भाग 3 का एक पाठ कराने जा रही हूँ, जो बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही दिलचस्प पाठ है ना। आप तो देखते होंगे सिनेमा, मूवी, और वो देखते देखते आप अपने भावों को कैसे प्रकट करते हो, यानी उसमें जो भी एक्शंस आप देखते हो, जो भी डायलॉग्स सुनते हो, यानी वो सुनते सुनते आपकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है ना। उसमें कोई रोता है तो आप भी रोने लगते हो, हंसता है तो हंसते हैं, हास्य कोई कॉमेडी फिल्म हो तो, है ना। और एक्शन देखकर, उनकी फाइट देखकर आप भी यहीं से क्या करते हो, फाइटिंग करने लग जाते हो, है ना। आप सब ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आप सुनते हो, डायलॉग सुनने के बाद ही हम कोई भी एक्शन कर सकते हैं, है ना। यानी ऋषि भरत मुनि के अनुसार रस जो है ये 9 है संख्या में, लेकिन आजकल के विद्वान 11 बताते हैं, यानी कि भक्ति रस और वात्सल्य रस को भी शामिल किया गया है। यदि व्याकरण में रस हम जानेंगे तो ये सारे रस जो हैं हम मूवी देखते समय या फिल्म देखते समय क्या होते हैं, अपने हम शरीर से वो अपने आप उभरने लगते हैं। ये देखिए, क्रोध देखते हैं तो जब भी क्रोध होता है तो क्रोध, ईर्ष्या, श्रृंगार रस, बीभत्स, ये सारे के सारे रस जो हैं अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं। यदि सोचो अगर से वो सिनेमा, वो फिल्म मूकी हो, यदि गूंगी हो तो कैसा लगेगा। आप 10 मिनट के लिए भी ऐसी फिल्म देख सकते हो? नहीं ना। तो 1931 से पहले जो थी फिल्में ऐसी ही थी बच्चों। 1931 से बिफोर पहले जो भी फिल्में बनाई जाती थी वो मूक होती थी, गूंगी होती थी। लेकिन वो दौर ऐसा था कि उस समय वही सिनेमा देखकर लोग खुश होते थे और वो सिनेमा जो है सुप्रसिद्ध हो जाया करती थी। लेकिन एक व्यक्ति के मन में आया कि क्यों ना ये सिनेमा जो है, ये फिल्म जो भी है, इनकी आवाज़ दी जाए, इन्हें इन फिल्मों को क्यों ना बोलती फिल्मों में बदला जाए। उसने ऐसा क्या देखा जिसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं बोलती फिल्मों को बनाऊंगा, यानी संवाद फिल्मों को मैं बनाऊंगा। तो देखते हैं आज के इस पाठ में, जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो वो व्यक्ति कौन है, क्या देखकर उनमें ये उत्सुकता पैदा हुई, तो जानेंगे बच्चों। इन्हें आप देखते होंगे कि कोई भी मूवी आने से पहले उसका एडवर्टाइजमेंट देखा जाता है। इन एडवर्टाइजमेंट में आप देखकर ही इम्प्रेस हो जाते हैं कि मुझे ये मूवी, ये फिल्म ज़रूर देखनी है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पोस्टर्स लगे हुए हैं, उन पर क्या क्या लिखा गया है जानेंगे। इन्हें पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इन्हें इससे पहले से भी मूक थी, गूंगी फिल्में थी। तो ये पाठ प्रदीप तिवारी का लिखा है, देखते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली संवाद यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। यानी विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट का जो पोस्टर, जो बड़ा सा पोस्टर लगाया जाता है, उस पर क्या क्या लिखा गया था, मैं फिर से दोहरा रही हूँ। ये वे सभी सजीव हैं, यानी वे सब लोग जिस फिल्म में वो काम कर रहे हैं वो सब सजीव हैं और सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग भी कर रहे हैं और 100% 100% बोल भी रहे हैं वो।
78 मुर्दा इंसान, 78 यानी 78% यानी उस फिल्म में काम करने वाले 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। यानी अब जैसे ही उसमें पात्र बोलने लगे हैं ना, इसलिए कहा जा रहा है कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलती बातें करते देखो। यानी ये पहला अनुभव है जब सिनेमा बोलने जा रहा है। उससे पहले की सारी फिल्में कैसी थी? मूक थी, गूंगी थी, जो कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तो ये देश की पहली सवाक फिल्म, सवाक यानी बोलती फिल्म, बोलने वाली। ये सवाक फिल्म सबसे पहली हिंदी की सवाक फिल्म यानी बोलने वाली फिल्म का नाम है आलम आरा। आलम आरा ये क्या है? देश की पहली बोलती हिंदी सिनेमा है। तो आलम आरा मूवी के उन पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी जो अभी अभी मैंने पढ़ सुनाई आपको। वे क्या थी? वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ना ऐसे इंप्रेसिव वर्ड जो थे उन विज्ञापन के पोस्टरों पर छपे हुए थे। 14 मार्च 1931, 14 मार्च 14 मार्च 1931, यानी कि सारी के सारी एक एक वाक्य के एक एक अंक के प्रश्न में भी आपको उत्तर लिखने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सवाक का अर्थ क्या है। इन्हें बोलती सवाक फिल्म यानी बोलती फिल्म। देश की सबसे पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था? आलम आरा। और ये कब बनी थी? 14 मार्च 1931। कि वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था, यानी टोटल चेंजेस था, यानी पूरे का पूरा सिनेमा में परिवर्तन था। क्या था वो? गूंगी फिल्मों से बोलती फिल्मों में परिवर्तन हो रहा था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। यानी कि जैसे मैंने कहा इससे पहले की सारी फिल्में इन्हें 1931 से पहले की फिल्में सब गूंगी थी, और ऐसा ये पहली बार हुआ है भारत में जब सिनेमा बोल रहा है। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। हालांकि वो दौर यानी 1931 से पहले का दौर ही कुछ ऐसा था कि मूक सिनेमा वो भी क्या थे, एक दौर का, एक समय का लोकप्रिय, लोगों का प्रिय सिनेमा था, और वो भी शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। तो जैसे ही बोलती फिल्म आलम आरा बनी तो उसी साल, उसी वर्ष यानी 1931 में ही और भी कई सारी मूक फिल्में जो थी उनको भी अपने विभिन्न विभिन्न भाषाओं में क्या किया गया, उनको भी बदलाव किया गया। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर अब शुरू हो गया था, यानी बोलती फिल्मों का नया सिलसिला, नया समय शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। तो जानना चाहते थे ना कि वो व्यक्ति कौन था, तो वो है अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी यानी ईरान का रहने वाला वो व्यक्ति ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी जो पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे, यानी निर्देशक थे वो। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। यानी ये इच्छा, ये जिज्ञासा अर्देशीर एम ईरानी के मन में किस लिए जगी? यानी उन्होंने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी, उन्होंने हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था शोबोट। उन्होंने हॉलीवुड की
अब जानते हैं ना हॉलीवुड क्या है, बॉलीवुड क्या है। यानी हॉलीवुड की फिल्म कौन सी थी? शोबोट। ये देखकर, ये तो बोलती फिल्म थी, इसको देखकर इनके भी मन में क्या हुई? जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई कि वो भी बोलती फिल्म बनाएंगे। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इन्हें फिल्म बनाने के पहले क्या क्या किया जाता है? डायलॉग्स लिखे जाते हैं, इन्हें पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार रहती है, फिर उसको याद करके सब फिल्म क्या है ली जाती है, शूटिंग उसकी। तो इन्होंने अभी तो ये शुरुआत थी, तो इन्होंने क्या किया? अर्देशीर मीरानी ने पारसी रंगमंच, एक स्टेज ड्रामा पारसी का, पारसी रंगमंच यानी कि पारसी रंगमंच स्टेज ड्रामा का ही उन्होंने क्या किया? कॉपी करके इस फिल्म में भी ले लिया, पारसी रंगमंच। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक यानी एक ड्रामा के आधार पर ही इन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। यानी ये नाटक, पारसी रंगमंच का जो नाटक, वही आधार इन्होंने इस फिल्म में भी बनाया था। उस ड्रामे में जो भी गाने थे वो ज्यों के त्यों, जैसे कि वैसे ही गाने उन्होंने इस फिल्म में ले लिए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। ना ऐसा इसलिए किया गया करके एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, इन्हें उनसे साक्षात्कार लिया गया, तो उन्होंने क्या बताया कि उस समय उनके पास कोई भी संवाद लेखक, इन्हें लिखने वाला डायलॉग्स कोई भी नहीं था, ना ही डायलॉग्स लिखने वाला था, ना ही गीतकार था, ना ही संगीतकार था, कोई लोग नहीं थे। और इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ही गिने चुने थे, लिमिटेड थे। इन्हें उस समय क्या था? कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, सिंगर्स, राइटर्स कोई भी नहीं थे। इन सब की शुरुआत होनी थी, बस फिल्म बनानी थी, उन्होंने निश्चय कर लिया था। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के गाने के लिए गाने जबकि बनाने होते हैं, सॉन्ग्स जो लिखना होता है, तो उन्होंने क्या किया? जबकि कोई गीतकार, संगीतकार ना होने के कारण देश के लिए कुछ योगदान देने के लिए इन्होंने स्वयं क्या किया? अर्देशीर ने वो अपने ही धुन के कुछ पंक्तियाँ चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, यानी 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, और वो थे तबला, हारमोनियम और वायलिन। कितने वाद्य थे? सिर्फ 3 वाद्य। आज तो देखते हैं ना कई सारी लाइन लगी रहती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उस समय सिर्फ 3 वाद्य, वो भी कौन से? तबला, यानी कि आप जानते हो तबला, हारमोनियम और वायलिन। सिर्फ ये 3 ही क्या है? वाद्य थे। इन्हीं की सहायता से इन्होंने पूरा फिल्म बना लिया। तो इन सिर्फ 3 वाद्य का इस्तेमाल किया गया, इन्हें 3 वाद्यों का उपयोग उस फिल्म में किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया है। इन्हें संगीतकार या गीतकार की कोई किसी का भी इस आलम आरा फिल्म में नाम नहीं डाला गया, क्योंकि उस समय कोई नहीं मिले थे। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान, इन्हें पर्दे के पीछे से गाने वाले पार्श्व गायक इन्हें जो पर्दे के बिहाइंड स्क्रीन जो गाना गाते हैं ना, प्लेबैक सिंगर जो होते हैं, उस रूप में मिले WM खान। और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। इन्हें भगवान के ऊपर ये पंक्ति लिखी गई और उनके द्वारा ये गाया गया। तो उस समय के पहले पार्श्व गायक थे WM खान।
और उनका पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, भगवान के नाम पर कुछ दे दो अगर तुम में देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, इन्हें सीडी प्लेयर्स में उस समय जबकि नहीं थे, उससे इसलिए फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। इन्हें क्या है, डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था दिन के समय, तो इन्होंने क्या किया, शूटिंग किस समय करनी शुरू की, रात के समय में। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। इन्हें मूक फिल्म जब बनाई जाती थी तो उसके लिए ये साउंड, इन्हें ये डिस्क फॉर्म की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए वो शूटिंग सभी जो है मूक फिल्मों की शूटिंग दिन के समय में की जाती थी। पर ये प्रॉब्लम होने के कारण, इन्हें साउंड रिकॉर्डिंग्स ना होने के कारण इन्होंने ये शूटिंग कब करनी शुरू की, रात के समय में। इसलिए अब रात के समय करना हो तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, देखते हैं। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल लाइटिंग्स, यानी लाइट्स के थ्रू, यानी दिन के प्रकाश में नहीं, सूरज की रोशनी में नहीं, बल्कि ये कृत्रिम प्रकाश यानी कि आर्टिफिशियल लाइटिंग्स के द्वारा करनी पड़ी। तो यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। आप देखते होंगे ना शूटिंग के समय लाइट्स, कैमरा, एक्शन, और ये लाइट्स जो हैं इसकी प्रणाली, प्रकाश प्रणाली तभी से शुरू हुई और आज भी क्या है, वो एक अहम हिस्सा बनी है। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। इन्हें के जैसे कि ही ये आलम आरा फिल्म शुरू हो गई तो भविष्य में यानी आज फ्यूचर में तो कई सारे कलाकारों की तो आवश्यकता पड़ती है ना। आजकल हम देख रहे हैं कि कितने सारे सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, हीरो है, हीरोइंस हैं, तो ये सब क्या है, आलम आरा की ही देन है। तो इसलिए इस कारण अर्देशीर की कंपनी जो है, जो कि ये फिल्म बनाए थे, उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए कितने बनाए, 150 से अधिक मूक फिल्में, 150 फिल्म्स, तो उससे भी ज़्यादा मूक फिल्म बनाए और लगभग 100 नियरली 100 बोलती फिल्म्स बनाए गए। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, यानी कि ये आलम आरा फिल्म जो बनाई गई वो पूरी की पूरी कैसी थी, अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी, यानी पूरी की पूरी एंटरटेनर थी, फुल एंटरटेनमेंट देखा जाता है जैसे कि हम अरेबियन नाइट्स में देखते हैं। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इन्हें किन किन भाषाओं से इन फिल्मों में डायलॉग्स किया जा करते थे, हिंदी और उर्दू के, तो इसी कारण वो फिल्म क्या बन गई और भी सुप्रसिद्ध हो गई, लोकप्रिय बन गई। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे, इन्हें गीत संगीत जो है इन सब के भी नृत्य के अनोखा क्या था, इसमें संयोजन था, मिलन था। तो फिल्म की नायिका थी जुबैदा, यानी आलम आरा फिल्म की पहली नायिका हीरोइन थी जुबैदा, कि फीमेल एक्टर थी जुबैदा। इन्हें फिल्मों में तो हीरो हीरोइंस तो होना ज़रूरी है ना, अगर वो नहीं तो फिल्म देखने का मज़ा नहीं रहता। तो नायिका जुबैदा थी और नायक थे उस समय के विट्ठल। इन दोनों का फिल्म आलम आरा में चयन हुआ। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, यानी जुबैदा और विट्ठल जो है बहुत ही उस समय के वो मेहनती कलाकार थे। उनके चयन को लेकर भी एक हिस्सा काफ़ी चर्चित है। इन्हीं विट्ठल, इसके नायक जो विट्ठल हैं, उनको लेकर भी क्या है, एक स्टोरी है। इन्हें क्या वो स्टोरी है, विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी,
इन्हें फिल्म में किन किन भाषाओं का मेल है, हिंदी का और उर्दू का। तो विट्ठल को क्या था, उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी, कठिनाई होती थी, क्योंकि वो लैंग्वेज उनके लिए नई थी। तो पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया। तो सबसे पहले उनका सिलेक्शन उसमें हीरो के रोल में हो गया, मगर इसी कमी के कारण, इस कमी के कारण उर्दू बोलने नहीं आती थी। तो जब वो बोलते भी थे डायलॉग्स तो उनको मुश्किल होने लगी। तो इस कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। तो विट्ठल को हटाकर किसे नायक बनाया गया, महबूब को। विट्ठल को हटाकर महबूब को बनाया गया हीरो। तो विट्ठल जो थे चुप बैठने वाले कलाकार नहीं थे, तो वो नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो वे अपना राइट पाना चाहते थे कि इस फिल्म में मेरा चयन पहले हुआ है तो मैं ही हीरो के रोल इसमें करूँगा करके उन्होंने क्या किया, मुकदमा इन्हें कोर्ट केस कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्नाह ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे, इन्हें तब के फेमस लॉयर थे मोहम्मद अली जिन्नाह। फेमस वकील कौन थे उस समय के, मोहम्मद अली जिन्नाह। ये सभी एक एक अंक के लिए पूछा जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्नाह कौन थे उस समय के मशहूर वकील। तो विट्ठल ने उनका मुकदमा किसको सौंप दिया, उस समय के उस दौर के मशहूर वकील फेमस लॉयर मोहम्मद अली जिन्नाह, उनको सौंप दिया। तो वे विट्ठल की तरफ से लड़े। विट्ठल मुकदमा जीते और वो जीत भी गए। तो जीत किसकी हुई, महबूब की या विट्ठल की, विट्ठल की जीत हुई और भारत की पहली बोलती फिल्म के वे नायक बने। तो पहली बोलती फिल्म के हीरो नायिका कौन थी, नायिका थी जुबैदा और नायक विट्ठल, जो कि उर्दू बोलने में कठिनाई होने के कारण उनको हटा दिया गया था। फिर वे मुकदमा लड़े, मोहम्मद अली जिन्नाह के पास उन्होंने मुकदमा दायर किया था, दर्ज किया था। फिर उन्होंने उनकी तरफ से लड़ा और वे मुकदमे जीत गए। तो फिर से विट्ठल क्या हुए, उस फिल्म के नायक बन गए। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही, यानी आगे भी चलकर वो बहुत सारे फिल्में बनाए और कामयाब रहे। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। एक्चुअली क्या है वो, मराठी और हिंदी, क्यों मराठी और हिंदी फिल्मों के वो स्टार थे। तो ये लंबे समय तक उन्होंने क्या किया, स्टंटमैन के रूप में और नायक के रूप में एक्टिव पार्ट करने लगे ना, सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, यानी कि पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, ये उस समय के फिल्मों के मशहूर अदाकार थे, जो कि इनकी पीढ़ी, पृथ्वीराज कपूर की पीढ़ी तो आज भी चलती है ना। ऋषि कपूर का, रणबीर कपूर, ये सभी उन्हीं के पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें हेरिटेरी के द्वारा ये लोग अब तक भी करते आ रहे हैं। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। यानी ये फिल्म कब प्रदर्शित हुई, 14 मार्च 1931 को, यानी कहाँ, मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। इन्हें इतनी फेमस, पहले तो लोग गूंगी फिल्में देख कर गूंगे हो गए थे, अब बोलती फिल्म देखकर क्या हो गए, सब दीवाने हो गए हैं। और वो फिल्म 8 सप्ताह 8 वीक्स तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी कि पुलिस को कंट्रोल करना भी क्या है, मुश्किल पड़ता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। तो जो भी व्यूअर्स थे,
बाहर आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो सबने कहा ये तो भड़कीली फैंटेसी है, फुल एंटरटेनर है। मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी, है ना, एक नया अनुभव थी सबके लिए, क्योंकि पहली बोलती फिल्म थी। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। यानी आलम आरा फिल्म कितने महीनों में बनी? 4 महीनों में पूरी मुकम्मल हो गई। और वो उसकी टेप जो थी कितनी थी? 10,000 फुट लंबी थी ये फिल्म। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इन्हें समाज में जो चल रहा है, जो जैसा देखा जाता है, उसी के तौर पर क्या है, फिल्में बनाई जाने लगी। जैसे कि पौराणिक कथाएं, पुरानी इतिहास की स्टोरीज लेकर, ये पारसी रंगमंच के नाटकों को लेकर, अरबी प्रेम कथाओं यानी कि लव स्टोरीज जो हैं अरबी के, वो सभी विषय बनाकर इसमें चुने गए और फिल्म बनाई गई। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। सामाजिक विषयों को भी इसमें लिया गया। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। खुदा यानी भगवान की शान, उसी नाम पर एक फिल्म थी। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी के ही जैसा था, यानी कि एक उसमें कैरेक्टर जो था, किरदार कैसा था? महात्मा गांधी जैसा था। जो फिल्म थी खुदा की शान। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। यानी जैसे कि एक उसमें किरदार जो था महात्मा गांधी जैसा दिखता था, तो इस कारण बोलती सिनेमा को, इन सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासक जो हैं वो तीखी नज़र से देखने लगे, क्योंकि एक जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इस कारण एक किरदार उनके जैसा था, ये देखकर इन ब्रिटिश प्रशासकों की नज़रें कैसी हो गई? तीखी हो गई। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में, कब? 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। यानी 25 ईयर्स की सिल्वर जुबली जो बनाई जाती है, इन्हें 25 वर्ष पूरे होने के कारण क्या किया गया? इन्हें सम्मानित किया गया अर्देशीर को, जो कि उस फिल्म के निर्देशक थे। और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता, इन्हें भारत की बोलती फिल्मों का पिता करके क्या कहा गया? कौन सी उपाधि, कौन सा टाइटल दिया गया अर्देशीर को? 1956 में इन्हें 25 वर्ष पूरी होने के ऊपर अर्देशीर को भारतीय सवाक फिल्मों का पिता, इन्हें जनक करके कहा गया। इंडियंस की टॉकिंग मूवीज, द फादर ऑफ इंडियन टॉकिंग मूवीज। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, जब उन्हें ये खिताब कहा गया, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता करके जब उन्हें कहा गया, तो उन्होंने उस अवसर पर क्या कहा? मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, सो मुझे इतना बड़ा टाइटल ना दो तो ही अच्छा है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। मैंने जो कुछ भी किया है देश के लिए किया है, इसलिए मुझे इतनी बड़ी उपाधि नहीं चाहिए। वो उपाधि कौन सी? भारतीय सवाक फिल्मों का पिता या भारतीय सवाक फिल्मों का जनक। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, है ना। नायक यानी अभिनेता, नायिका यानी अभिनेत्री। यानी अब क्या है, पहले की वो फिल्मों में जो भी नायक नायिका यानी अभिनेता अभिनेत्रियाँ मिलती थी, उनको शामिल किया जाता था। बट जैसे ही प्रगति होती गई, अब पढ़े लिखे यानी वेल एजुकेटेड कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी।
क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, यानी डायलॉग्स भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था, अब सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं बल्कि पूरे के पूरे डायलॉग्स बोलने की ज़रूरत थी। इसलिए पढ़े लिखे कैरेक्टर्स का चयन शुरू हुआ। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चला जाया करता था। यानी पहले के फिल्मों में आप हीरो देख सकते हो कि पहलवान जैसे शरीर वाले हैं, स्टंटमैनों को जो भी मिलते थे उनसे काम चलता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इन्हें गाने की टैलेंट जो है, प्रतिभा जो है, उसका भी अब इज्जत होने लगी थी। इसलिए संवाद बोलने थे, इसलिए पढ़े लिखों का ही अब चयन किया जाने लगा। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। इन्हें जो प्लेबैक जो कि पर्दे के पीछे गाने वाले उस समय के आलम आरा के टाइम पे थे, अब क्या हैं, गायक अभिनेता अब बड़े बड़े पर्दों पर भी दिखाई जाने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व भी बढ़ा। इन्हें हिंदी भाषा, उर्दू भाषा का भी क्या किया गया, इम्पोर्टेंस दिया गया, उनका भी महत्व बढ़ा गया। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुए, सिनेमा जो है ज़्यादा से ज़्यादा देसी है। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। इन्हें हमारी रोज़मर्रा दैनिक, इन्हें दिन ब दिन जो भी होते हैं सार्वजनिक, इन्हें जो भी लोगों के दिनचर्या होती है, उनके जीवन का जो भी प्रतिबिंब होता है, वो सब कुछ फिल्मों में ले लिया गया। तो इस कारण फिल्म में क्या होने लगी, और भी बेहतर होकर, और भी प्रगति पाकर वो और भी प्रसिद्धि पाने लगी। अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा रहा था। वो कैसे, इन्हें अभिनेत्रियाँ, हीरो हीरोइंस जो हैं, उनकी लोकप्रियता इन्हें इतने फेमस, इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उस दौर में उनका असर दर्शक जो देखते हैं ना, उनके दीवाने हो जाते हैं और उन्हीं की तरह का स्टाइल करने लग जाते हैं। हीरोइंस के हेयर स्टाइल्स देखकर केश सज्जा उनकी लड़कियां करने लग जाती हैं। हीरो जो बाल का केश सज्जा करते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, वैसा देखकर लड़के करते हैं, इतने दीवाने हो जाते हैं। तो ऐसा उस दौर में दर्शकों पर भी खूब पड़ा। इन्हें माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना, इन्हें माधुरी नाम की एक फिल्म थी, जिसकी हीरोइन थी, जिसकी अभिनेत्री थी सुलोचना, उसकी हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। सुलोचना हेयर कट, जहाँ भी जाकर सुलोचना की हेयर स्टाइल बनाओ तो बना देते थे। इतनी औरतों में लोकप्रिय थी सुलोचना का हेयर स्टाइल। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी, किस तरह, सुलोचना की तरह। सुलोचना कौन थी उस समय? माधुरी नाम की फिल्म की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था, क्योंकि वो थे ईरान के रहने वाले, तो ईरानी कलाकारों ने भी, वहाँ के कैरेक्टर्स ने भी एक्टिंग की थी भारत के फिल्मों में। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। ये आलम आरा जो फिल्म बनी, बोलती फिल्म, सवाक फिल्म जो बनी, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका में, बर्मा में और पश्चिम एशिया में भी सब लोग उसको पसंद करने लगे, क्योंकि ये पहली बोलने वाली फिल्म थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। फाल्के अवार्ड जो आप सुनते हो ना, तो ये भारतीय सिनेमा के जनक, यानी भारत के सिनेमा के जनक तो थे फाल्के, उनको इस बोलने वाली फिल्म बनाने वाले सिनेमा के जनक जो अर्देशीर हैं, उनकी उपलब्धि को अपनाना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।
है ना बच्चों, दिलचस्प रोमांचक ये कहानी बड़ी अच्छी है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी सबसे पहली फिल्म सवाक फिल्म ने बोलती फिल्म सबसे पहली कौन सी थी? आलम आरा थी, जो 14 मार्च 1931 में बनी, जिसके निर्माता निर्देशक थे अर्देशीर एम ईरानी। और वो क्या देखकर इस आलम आरा को बनाए? इन्हें हॉलीवुड की फिल्म शोबोट देखी उन्होंने। इस शोबोट को देखकर उनके भी मन में प्रेरणा जगी कि मैं भी बोलती फिल्म बनाऊंगा। तो वो पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाए, जिसको ये शोबोट जिसको पारसी रंगमंच के ड्रामे का वही आधार बनाकर इन्होंने आलम आरा की फिल्म बनाई। वो फिल्म बनाने के समय सिर्फ 3 ही वाद्य थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। सवाक फिल्म आलम आरा की नायिका थी जुबैदा और इसके नायक थे विट्ठल। तो किसी कारण यानी उर्दू बोलने में कठिनाई होने के कारण विट्ठल को पहले लेकर हटाया गया। उन्हें हटाया गया तो वे नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उन्होंने मुकदमा लड़ा। तो विट्ठल को हटाकर महबूब को ले लिया गया। तो विट्ठल नाराज़ होकर क्या करने लगे? मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना को इन्होंने कोर्ट में अपील की। तो ये वकील ने इनकी तरफ से लड़ा और विट्ठल की जीत हुई। तो इस कारण फिर से वही नायक के रूप में काम करने लगे। समझ में आए बच्चों? उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे? कौन से वाक्य छपे गए थे? जैसे कि मैंने उस ऐड में उस पोस्टर पर बड़े बड़े वाक्य में लिखे गए थे कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने बोलते हुए मूवीज़ नहीं देखे थे ना, इसलिए वो कहते हैं कि 100% बोल रहे हैं। और उस फिल्म में कितने लोग, कितने पात्र यानी कितने कैरेक्टर्स थे? 78 यानी 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये वाक्य छपे गए थे। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे कि मैंने बताया, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? हॉलीवुड की फिल्म शोबोट देखकर। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? इन्हें पारसी रंगमंच का उन्होंने क्या किया? वहीं से आधार बनाकर एक लोकप्रिय नाटक का आधार बनाकर उन्होंने उनका चयन किया। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? क्यों हटाया गया? क्योंकि उर्दू बोलने में कठिनाई होने लगी, इसलिए। विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? उन्होंने मुकदमा दाखिल किया, जो कि मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना को दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने वो केस जीतकर फिर से उस फिल्म में नायक बने। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? उनके लिए? भारतीय सवाक फिल्मों का पिता, यानी भारतीय सवाक फिल्मों का जनक। ठीक है। अर्देशीर ने क्या कहा था कि मुझे इतना बड़ा किताब नहीं चाहिए, इन्हें इतना बड़ा टाइटल नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? वही कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। ठीक है ना बच्चों? है ना दिलचस्प पाठ? आशा करती हूँ कि पूरी तरह से आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।